वेलकम बैक गाइज। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 कैलकुलस का, जिसमें हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला और इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ही आसान है, और रिडक्शन फार्मूला, जिसमें हम कुछ ज़्यादा ही ये सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप फार्मूला देख लो। अगर इंटीग्रेशन पड़ा हुआ है 1/x² माइनस a स्केयर का अगर इंटीग्रेशन करना है तो वो बराबर होगा 1/2a log x माइनस ए। और ये तो ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम है। इसको छोड़ के अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अगर ax माइनस ये है तो यहाँ पे ax प्लस ये है, और यहाँ पे x माइनस ए है तो यहाँ पे x माइनस ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम है। तो फॉर्मूला ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। आप अगर फॉर्मूले का फॉर्मेशन समझ चुके हो कैसे करना है तो आप कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मुझे tan की तरह लग रहा था, इसलिए यहाँ पे tan भी है। एक्चुअली में हमने पिछले क्लास में देखा था कि tan इनवर्स x मतलब वो tan इनवर्स x इक्वल टू किसके होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहाँ पे रूट्स नहीं होते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हमारे पास रूट्स वगैरह आ जाए तो रूट्स वाले के लिए हमारे पास sin x था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि इंटीग्रेशन में हमें एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे ही आगे आते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि अगर एक और तरीका है, मतलब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका, बढ़िया सा तरीका यही है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन नहीं कहूँगा, डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अगर कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन उससे मल्टीप्लाई में है तो आप डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x4 4x³ dx, कह रहा है इवेल्युएट दिस। अगर इसका रिजल्ट वो मांग रहे हैं तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे x5 और 5 प्लस c ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम इसको सॉल्व करके, मतलब ये डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। अगर नहीं पता है तो इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आपका जो x² है, जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे x7 और 7x6 का dx, अगर ये क्वेश्चन है तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे यही वाला लगा दो डायरेक्ट। तो लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं पता वो कैसे सॉल्व करें, तो वो उनके लिए क्या है कि x7 को आप ले लो u, ठीक है, फिर du डिवाइड बाई dx करो, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो क्या बनेगा 7 6x, क्या ये सेम चीज होगी। अभी du इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 6 इंटू dx। तो क्या मैं ये पूरे पार्ट को du लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली है, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे x7 du आ गया। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ xn dx इक्वल टू xn प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c। बस इसका यहाँ पे क्या कर दो, लगा दो। क्या हो जाएगा x7 प्लस 1 डिवाइड बाय, सॉरी, मतलब इसका अगर सॉल्व कर किया मैंने यहाँ पे तो 7 प्लस 1 प्लस सी, ये क्या बना, ये बना x8 डिवाइड बाय 8 प्लस सी। क्या ये फॉर्मूला यहाँ से नहीं लिया गया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो भी चीजें सॉल्व वगैरह होती हैं, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो सॉल्व इसको। वैसे स्टेप्स जरूरी होते हैं, लेकिन आपको अगर फटाफट करना है तो आप ये तरीका लगा सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर आपको हमेशा अगर पड़ा हुआ मल्टीप्लाई में फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं। वैसे ही अगर डिवाइड में ये पड़े हुए हैं कि फंक्शन है फिर ऊपर उसका डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है तो आप ये लगाएं। वैसे ही अगर आपका यहाँ पे n लगा हुआ है, मतलब फंक्शन का पावर में n है और ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अगर वहां पे फंक्शन में डिफरेंशिएशन नहीं पड़ा हुआ उसका, जैसे यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में क्या था कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन पड़ा है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं है तब क्या करें, तब हम लगाएंगे ये, इसको बोलते हैं पार्ट्स फॉर्मूला, या कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यूवी फॉर्मूला भी बोल देते हैं, जो कि हमने डिफरेंशिएशन में देखा था। और यूवी फॉर्मूला में यहाँ पे देखो फर्स्ट है और सेकंड है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट मैंने इसको माना हुआ है u को और सेकंड को v को क्या माना हुआ है सेकंड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि फर्स्ट को st और सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और ओवरऑल किसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमारा होता है। तो यहाँ सवाल आता है कि सर हम किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने, कौन से फंक्शन को फर्स्ट मानना है, कौन से फंक्शन को सेकंड मानना है। तो यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग आइलेट फार्मूला। आइलेट फार्मूला का मतलब होता है कि जो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नो है उसको आप फर्स्ट मान लो। अगर इनवर्स ट्रिग्नो आपको u की जगह मान लो इनवर्स ट्रिग्नो है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो उसको आप फर्स्ट दे दो और जो उसके बाद जितने भी आपको मिलते हैं उसको सेकंड दे दो। वैसे ही आपको अगर लॉगरिदम पहले लॉगरिदम वहां दिख रहा है और अलजेब्रा दिख रहा है तो लॉगरिदम को फर्स्ट अलजेब्रा को सेकंड। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन हो गया जो कि हम यूज करेंगे इस सारे फॉर्मूले को आगे रिडक्शन फॉर्मूला में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंटीग्रेशन कैलकुलस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले सर रिडक्शन फॉर्मूला होता क्या है? रिडक्शन फॉर्मूला को आप ऐसे समझ लो कि जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो एक जनरल इक्वेशन की तरह काम करती है। कि मान लो अगर आपको किसी की पावर का n का मतलब आप कह लो कि सॉल्व करने में इजी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसलिए लिख भी दिया है, एनी फॉर्मूला विच एक्सप्रेस द इंटीग्रल इन टर्म ऑफ अनदर इंटीग्रल ऑफ द सेम टाइप बट लेसर डिग्री और ऑर्डर इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। मतलब एक वैसा ही फॉर्मूला, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिससे आप लो कहने का मतलब अगर किसी की पावर 7 है, मतलब यहाँ पे साइन, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया इसी का कि अगर, और ये अप्लाई कहाँ होता है पहले ये भी देख लेते हैं। अप्लाई ये वही होगा जहाँ पे जिसकी लिमिट होगी। यहाँ पे डिफाइन इंटीग्रल बात की जा रही है, अभी तक जो हमने इंटीग्रल पढ़ा है वो अनडिफाइंड थी, मतलब वहाँ पे लिमिट्स नहीं दी हुई थी उसकी, है ना। अब यहाँ पे लिमिट्स दी हुई, 0 से अगर π/2 तक अगर लिमिट्स हैं तब हम रिडक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन फार्मूला लगाते क्यों है? रिडक्शन जो फार्मूला है उसको लगाते हैं सवाल को इजीली सॉल्व करने के लिए। कि मान लो अगर आपको पास जैसे साइन 7x दिया हुआ है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, है कि नहीं। तो इजी टू इजी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला का यूज होता है। जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया एग्जांपल लिया हो साइन एक्स का, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। हालांकि साइन, कॉस, कॉसेक, टेन सबका यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं आज साइन एक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको कहीं भी इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई साइन n मिल जाए, ठीक है, और dx मिल जाए, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? सबसे पहले ये जो n होता है उसको यहाँ लिख लो, n-1 यहाँ पे, फिर n-2, n-3, n-4, n-5। सर कहाँ तक जाना है? जाना वहां तक है जब तक आपका 2/3 या 1/2 ना आ जाए। कहाँ तक? जब तक 2/3 या 1/2 ना आ जाए, और फिर उसको मल्टीप्लाई p करना है। अब सर p क्या है? p का क्या मतलब है? अगर आपका जो ये n है, ठीक है, ये जो n है, जो यहाँ पे n दिया रहेगा, अगर वो 7 है, 7 का मतलब क्या है? वो ऑड है, ठीक है ना। अगर वो 7 है तब तो वो n 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये जितनी भी सॉल्व करने का तरीका है ये देख लो। अब साइन x साइन क्यूब x, अगर इसका फॉर्मूला पूछा गया आपका, जैसे मान लो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि 0π/2 से साइन क्यूब x dx फाइंड दिस, तो मैं कैसे करूंगा? मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? यहाँ लिखूंगा 3, ठीक है, और 2। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 2/3 आ गई, तो बस मेरा सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। और मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? p से। तो p क्या है यहाँ पे? अगर यहाँ पे ऑड है, क्या 3 ऑड है? यस ऑड है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? मेरा आंसर यहाँ पे 2/3 आंसर इसका आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये होता है पावर ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला, मतलब आप निकाल सकते हो। वैसे ही अगर आप यहाँ पे एग्जांपल और देख सकते हैं, अगर यहाँ पे साइन 0π/2 साइन की पावर 9 दी हुई है x dx, कहा कि चलो सर इसका निकालो, आंसर निकालो क्या आएगा। तो आंसर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 माइनस करेंगे 8, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 5, 4,
3 2, तो यहाँ पे आ गया, आप चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे आ गया। अब क्या ये इवन है? ये सारी ना मल्टीप्लाई में, मतलब इक्वल टू सारी मल्टीप्लाई में, क्या ये इवन है? इवन नहीं है। तो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, और इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ? इनका मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 3 से 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। 3 से 2, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ पे 9 है अभी, तो यहाँ पे 8 16, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आप चेक कर सकते हो कि ये जो यहाँ पे मैंने काटा है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, 9 क्या है, 9 है ऑड, तो यहाँ पे p कितना होगा 1, तो आंसर ये आ गया। तो ये होती है तरीका, ये है रिडक्शन फॉर्मूला, जिससे हमें इजी से इजी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगला जो हमारे पास आता है कि यहाँ पे 0 से लेके π/2, अगर यहाँ पे साइन m है, साइन की पावर m है और कॉस की पावर n है, तो हमें कैसे निकालना है? तो हमें वही सेम फॉर्मूला, सेम चीज है। यहाँ पे एक चीज रह गया, गुणा p करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि गुणा p करेंगे तभी आंसर आएगा। और यहाँ पे क्या करना है, m-1, मतलब जो ये है उसका माइनस कर दो, फिर इसका m-3 कर दो, फिर m-5 कर दो, फिर m-7 कर दो। इस तरीके से माइनस करना है। और रुकना कहाँ पे है? रुकना 2 और 1 पे, जहाँ पे 2 आ जाए वहां पे, और या 1 आ जाए वहां पे रुक जाना है। वैसे ही यहाँ पे n जो पावर इसकी है वहां पे हमें रुक जाना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये जो रिडक्शन फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और यहाँ पे रुकना कहाँ पे है ये भी देख लेना, 2/3 या 1/3। अगर ये ऑड होगा, सिंपल सी बात है, ये हमने ऑड वाला देखा है। अगर मैं यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, अगर 8 है और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि 0 से π/2 तक है, फाइंड दिस, तो हमने कैसे सॉल्व करना है इसको? इसको करना है 8 गुणा 7, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 2 गुणा 1। आप चेक कर सकते हो कि हम ये 1/2 आ गया तो रुक गए। अब यहाँ पे हमें क्या चीजें मिलती हैं? यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं तो यहाँ पे मेरे पास बनती है 5 3 15 और 15 दूनी 30, 15 45, तो 5 गुणा 384। और यहाँ पे आप चेक करो ये क्या है, ऑड है, सॉरी इवन है। इवन है तो हम क्या करेंगे, π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या बनेगा, 105 पाई डिवाइड बाय 384 गुणा 2। तो ये हमारे पास पूरा ओवरऑल आंसर बनेगा। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर रिडक्शन फॉर्मूला अगर साइन x का है तो यहाँ पे हमारे पास कैसे है। वैसे ही अगर यहाँ पे cos x भी होता तो हमारे पास यही रिजल्ट आता है। साइन x और cos x का सेम होता है, तो अगर आपने साइन x कर लिया तो cos x भी कर लोगे। इसकी जो लिमिट होती है 0 से π/2 तक ही होती है। अगर यहाँ पे हमारे पास cos m और साइन m और cos m दिया हो तो हम यहाँ पे ये ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जहां पे हम करेंगे m-1, m-3, m-5, m-7, वैसे ही 2 का डिफरेंस रख के। वैसे ही यहाँ पे जितने भी m-1, m-2, n-3, n-5, फिर m-7, फिर m-9, फिर 11, कहाँ तक जाना है ये जाएगा 0 है। रुकना ही वहीं पे जहां पे 2 आ जाए या 1 आ जाए, ठीक है। और डिवाइड में यहाँ पे इनका जोड़ करना है, जैसे कि n+m, n+n, यहाँ पे इवन नंबर को माइनस करते जाना है, जैसे -2, -4, -6, -8, -10, और रुकना कहाँ पे 2 और यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको लग रहा होगा कि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जो p है वो π/2 तब डालना है जब दोनों का जोड़ क्या हो, इवन हो। अगर ऑड हो तो 1 डाल देना, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे ऑड हो m+n तो ये कितना हो जाएगा, p = 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सर अगर हमें क्वेश्चन में ये 0 π/2 नहीं दिया होगा फिर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे ये जो ट्रिक्स हैं वो यूज करेंगे। ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं और मतलब बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। और आप देखोगे कि जब हम सवाल करेंगे एक,
तो उसमें ये सारी चीजें यूज हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर पाई बाय 0 दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 0 पाई बाय 2 और 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉस है तो कॉस में भी हम सिंपल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस में बस ये पंगा पड़ जाता है कि अगर n इवन है तो हम ये लिखेंगे। अगर n इवन है, ये जो n है, अगर ये n इवन है तो हम ये लिखेंगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर साइन x है और यहाँ पे लिमिट 2 पाई दी हुई है, ठीक है, और 0 से 2 पाई तक दी हुई है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर पाई था तो यहाँ 2 हो रहा था तो 2 पाई पे 4 हो जाएगा। और अगर n इवन है तब तो ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर ऑड हुआ तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये देखने वाली बात है। सिमिलरली कॉस n में भी होगा, ठीक है, कि अगर यहाँ पे इवन है तो ये यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी, नहीं तो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया साइन एक्स और कॉस एक्स का जो यहाँ पे देखा था। अगर यहाँ पे इसका पड़ा हो, अगर इसका हो कि सर इसमें अगर वैसे पाई बाई आ जाए, 2 पाई बाई आए तो क्या बनेगा। अगर यहाँ पे पाई से 0 तक है तो देखना रिडक्शन फॉर्मूला कभी भी हम उसी टाइम लगा सकते हैं जब लिमिट 0 से पाई बाय 2 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार चीजें को, बट ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें भी 2 आ रहा था और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। और 0 से पाई बाय 2, और यहाँ पे अगर n जो है वो क्या है, इवन है, तो यहाँ पे कल n को देखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर n इवन है तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बनेगी। अगर ऑड है तो 0 बन जाएगा। अगर 2 पाई बाई है तो फिर वही बात, अगर जो यहाँ पे n है अगर वो इवन है तो ये रिजल्ट बन जाएगा, 4 आ जाएगा, और सेम चीज, और अगर नहीं तो 0 बनेगी। तो फटाफट से हम एक सवाल देख लेते हैं, और सवाल देखने से पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी इंटीग्रल की जो कि हमें और ज्यादा हेल्प करने वाली है। जैसे कि यहाँ पे अगर फाई लिखा हुआ है तो फाई का मतलब होता है, अगर यहाँ पे फाई की जगह पे कोई एंगल है, जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्री की चीजें दी हुई, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, तो यहाँ पे मैंने फाई ले लिया। अगर लिमिट दी हुई है a से b तक की, ठीक है, a से b तक की लिमिट दी हुई है, तो ये x बराबर होता है ऐसे, मतलब यहाँ पे हम t भी ले सकते हैं, कोई और एंगल ले सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि ये कैसे संभव है, तो देखो जी संभव ऐसे है। देखो मैंने यहाँ पे एक जो प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन की है, बाकियों को बस वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्योंकि सारे ही प्रॉपर्टी जो है प्रूफ पड़ी है ऑलरेडी, तो हमें बस एक बार देख लेना है कि हाँ ये प्रॉपर्टी भी है। हम ना क्वेश्चन में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाई है, फाई एक्स dx, अगर इसका इंटीग्रल है तो यहाँ पे a और b ये इसके बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है qx वाला। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा fx c1, और अगर इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं a और b, मतलब यहाँ पे ना ये जो लिमिट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए। डिफाइन है ना, इंटीग्रल जो है ये डिफाइन इंटीग्रल है, फाइनाइट इंटीग्रल कहते हैं इनको। तो अगर मैं इसका सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसका सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, तो दोनों बराबर हुई, तो ये दोनों भी बराबर हुई, तो इस हिसाब से ये बराबर कहलाती हैं। वैसे ही हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी भी है जो कि हम यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है q dx और यहाँ पे सी क्यू, मतलब a, यहाँ पे a है a सी एक्स, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि a से c तक qx और c से b तक qx, मतलब बेसिकली 2 पार्ट में तोड़ दिया इनको और बोला कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे कहा गया कि a से b अगर गया हुआ है लिमिट, अगर ये किसके बराबर होगा, अगर b से a तक गया हो तो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, मतलब इनवर्स यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर यहाँ पे अभी देखो अगर qx लिखा हो तो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि a माइनस dx हम लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप देख सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। हम फटाफट से एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें काफी चीजें समझ में आने वाली हैं, इसलिए ध्यान से हम इसे समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, तो 0 से पाई तक की है, और x साइन x और कॉस x है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले रिडक्शन फॉर्मूला देखा था, जो कि यहाँ पे है ये वाला
चीज बन रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे लिमिट्स का पंगा है, लिमिट यहाँ पे 0 से पाई तक दिया हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि सर आप ये वाला लगा सकते हो फॉर्मूला। यस, मैं लगाऊंगा जरूर ये, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे बस ये जो x है इसका पंगा हो रहा है। तो मैंने क्या किया, जो x है उसको मैंने प्रॉपर्टी 4 का यूज किया। देखो अगेन ये पूरा एक फंक्शन है और मैंने प्रॉपर्टी 4 का यूज किया। fx को क्या पुट कर दिया, a माइनस एक्स। क्या प्रॉपर्टी 4 में हमने यही पढ़ा था? यस, हमने यही पढ़ा था कि जो फंक्शन है उसका मैंने माइनस ax कर दिया। तो यहाँ पे चेक करो, मैंने प्रॉपर्टी 4 लगाया है, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 लगाते ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पाई माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो a था वही माइनस किया ना, तो मैंने यहाँ पे जो पाई था वही माइनस कर दिया। माइनस यहाँ कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो, आप कहोगे कि सर यहाँ पे 7 था, तो मैं ना इसके यहाँ पे भी 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो बेसिकली एंगल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये साइन एक्स है ये, तो आपने +1 में पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा। तो आपको बता देता हूँ कि ये जो एक क्वाड्रिक में इक्वेशन, मतलब एक क्वाड्रेशन में हमारे पास जो एंगल होता है इसको हम पाई कहते हैं और इसको हम मतलब 0 कहते हैं। अगर ये पूरा रोटेट होके आ जाए तो 2 पाई कहते हैं इसको, और इसको π/2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि पाई माइनस एक्स, मतलब पाई यहाँ पे पाई माइनस मतलब ऊपर वाली, यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ tan, यहाँ पे कॉस, ठीक है। तो ये बस पॉजिटिव नेगेटिव का ही खेल है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से 4 कोऑर्डिनेट होते हैं एक ग्राफ में। और आपने पढ़ा होगा स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, तो इस प्रकार से बताते हैं, ऑल स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, ठीक है। तो 10वीं में, 11वीं में इस प्रकार से बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी हमारे पास tan cos जो भी है पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan और यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखो पाई माइनस एक्स है, मतलब ये पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट है। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो मैंने साइन पॉजिटिव रखा है। क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में cos पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, cos को नेगेटिव रखा है। तो अब मैंने क्या कर दिया, ये पूरी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, cos नेगेटिव और साइन, इसकी पूरी वैल्यू को साइन लिख सकता हूँ और इसको cos लिख सकता हूँ। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी की पावर जैसे -4 की पावर 2 है तो ये कितनी बनेगी, ये बन जाएगी 16, ऑब्वियस ही गल है। अगर किसी की पावर 3 है तो कितनी बनेगी, -1 बनेगी, इसमें है कि नहीं। जैसे कि अगर -1 की पावर 3 है तो -1 ही बनेगी। तो यहाँ पे जो cos की पावर है वो 4 है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जब पावर हटाया तो यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी है। तो आगे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आगे मैं आपको बताऊं, तो ये हमारा सवाल आ गया। तो मैंने अब क्या किया, ये जो पूरा ये जो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो मैंने पूरे रकम को ना, ये जो पूरा रकम है इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे और इससे। अब ये रिडक्शन फॉर्मूला है, यूज कर रहा हूं मैं, अगेन मैं बता रहा हूं इसको क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसको रिड्यूस करना चाहता हूं। आगे आप चेक करना कि जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इससे, तो ये पाई इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और उसके बाद माइनस इतना आ गया। तो क्या अब ये पूरी रकम चेक करो, ये पूरी रकम किसके बराबर हो गया, मतलब चेक किया जाए तो मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रल इसको भी दे दिया, इंटीग्रल इसको भी दे दिया, तो इंटीग्रल इधर इंटीग्रल इधर। तो क्या ये पूरी रकम आई के बराबर नहीं होगी, जो कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, जो कि हमने यहाँ देखा था। ये देखो आई इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये पूरी रकम इसके बराबर होगी तो आई आ गया, ठीक है। फिर ये आई को इधर कर दिया तो आई प्लस, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, रिडक्शन फॉर्मूला का वो वाला जो π/2 था, तो 0 π/2 किया तो 2 आ गया। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो बताया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया तो 2 से 2 चला गया, यहाँ पे ये बना, और यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला मैंने इसको सॉल्व कर लिया। जैसे यहाँ पे ये था ना, इसको सॉल्व करने का तरीका कि इसको पहले m को कर लो, तो m को किया मैंने m, फिर m-1, फिर m-3, फिर m-2,
2, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास ये इवन नहीं है इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और मतलब ये जो है इन दोनों का इवन नहीं है इसलिए हम इसे π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये जो पाई है वो यहाँ पे आ गया और हमारे पास रिजल्ट निकल गया। थैंक यू सो मच।